सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 3 पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। मित्रों, हमने पदार्थों के पृथक्करण में पिछले 5 भागों में कुछ पृथक्करण की विधियों के बारे में बताया था। इनमें हमने मुख्य रूप से ये कहा था कि इसमें ऐसी कई विधियां हैं जिनमें थ्रेसिंग, बिनना, चालना, ऊर्ध्वपातन जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, इस विधि द्वारा पदार्थों को हम पृथक पृथक कर सकते हैं या उन्हें अलग कर सकते हैं। हमने यह बताया था कि अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने के लिए कई विधियां हैं जिनमें तलछटीकरण अथवा निथारना, छानना, जिसे हम छानना पत्र या फिल्टर पेपर से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि बताई थी, जिसमें से मुख्य रूप से वाष्पन विधि, आसवन विधि, वाष्पन विधि जिसे हम इवेपोरेशन मेथड कहते हैं, जबकि आसवन विधि जिसे हम डिस्टिलेशन विधि के नाम से जानते हैं। आसवन विधि में हमने यह बताया था कि द्रव को वाष्पन क्रिया द्वारा वाष्प में और वाष्प को संघनन क्रिया द्वारा हम पुनः द्रव में बदल सकते हैं। किसी विलयन में वाष्पीकरण और संघनन की विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। यह प्रक्रिया हमने क्रियाकलाप द्वारा बताया था। यह क्रियाकलाप आप प्रयोग जो है वह प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। आसवन विधि में मुख्य रूप से हम घरों में देखते हैं कि एक धातु की प्लेट ले करके यदि हम केतली के पास लाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो केतली के नली से जो भाप निकलता है, यदि हम वहाँ पर प्लेट पर उसके सामने रखें तो क्या देखते हैं कि उस प्लेट के नीचे पानी की बूंदें जमने लगती है। यदि हम प्लेट के ऊपर बर्फ रख दें तो वही पानी की जो बूंदें होती हैं वो उन्हें हम एक बर्तन में, बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह केतली से जल के भाप बनने की प्रक्रिया जो होती है वह वाष्पन क्रिया होती है, और जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर बर्फ रखने से केतली के नली के पास या टोटी के पास लाने पर जो पुनः भाप को द्रव में बदला जा रहा है, यह एक प्रकार की संघनन क्रिया है। इस प्रकार हम घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि वाष्पन और आसवन विधि से कर सकते हैं। इस माध्यम से हम जल को नमक से अलग कर सकते हैं, जल को चीनी से अलग कर सकते हैं। ऐसी कई अन्य धातुएं हैं या अन्य ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हम इनको अलग कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि जो है वह वाष्पन और आसवन विधि मुख्य है। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो कहलाती है वह आसवन कहलाती है। इसमें जैसा कि हमने बताया कि यह मुख्य रूप से घुलनशील ठोस पदार्थों से द्रव से पृथक करने की एक विधि है। अब हम क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हम एक बीकर या एक वाच ग्लास लेते हैं, उसमें आधे भाग में पानी भर लेते हैं और उसमें हम कोई भी फिटकरी या अन्य चीज़ों को घोलते जाते हैं जब तक कि पानी में फिटकरी का घुलना बंद न हो जाए। ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इस घोल को गर्म करते हैं। गर्म करने पर फिटकरी की जल में विलेयता बढ़ती जाती है, अर्थात फिटकरी की कुछ और मात्रा जल में घुल जाती है। जब इस घोल को बिना हिलाए यदि ठंडा करते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ घंटों बाद फिटकरी के कुछ शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ऐसे कई पदार्थ हैं जिनका हम ठोस पदार्थों को घुलनशील पदार्थों से अलग कर सकते हैं, जो क्रिस्टलीकरण की विधि कहलाती है। यह प्रक्रिया हमेशा संतृप्त विलयन में ही हो सकती है। यदि हम उसको गर्म करते जाएं तो संतृप्त विलयन में जो ठोस पदार्थ होता है उसके घिलने की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की जो क्रिस्टलीकरण विधि है, यह एक मुख्य विधि है।
अब हम यह बात करेंगे कि दो अमिश्रणीय द्रवों को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। पानी और मिट्टी का तेल लेते हैं। पानी और मिट्टी का तेल को हम दोनों मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम उसे एक बर्तन में या बोतल में रख करके एक नया प्लास्टिक का एक डाल करके बोतल ढक्कन में, और उसके बाद हम उसमें दोनों तेल और जल को मिला देते हैं। उससे ढक्कन द्वारा उसे हम घोल करके मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम उस प्लास्टिक की नली द्वारा बाहर जब निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि द्रव जो जल होता है वह अलग हो जाता है, और जो पानी जो तेल बचता है वह बचा रह जाता है। उसी प्रकार हम पृथककारी कीप लेते हैं और हिलाकर उसे स्थिर होने देते हैं। उन्हें दोनों को मिश्रण में डालकर मिश्रण बनाकर पृथककारी कीप को हिलाएंगे तो दोनों मिक्स हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं कि मिलाने पर दोनों पृथककारी कीप में दोनों जो द्रव होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मिट्टी का तेल जो होता है या जो जला हुआ मोबिल होता है वह पानी से हल्का होता है, इसलिए यह पानी के ऊपर रहता है। अब पृथककारी कीप की स्टॉप कॉक को खोलने पर निचली परत में एकत्र द्रव को एक बीकर में निकालकर हम एकत्र कर लेते हैं। एकत्र किया हुआ जो द्रव होता है वह पानी होता है, और कीप में बचा हुआ द्रव मिट्टी का तेल या डीजल, या हम ये कह सकते हैं कि जला हुआ मोबिल हो सकता है। आप देखेंगे कि जो भी हम दोनों जल के साथ मिक्स करते हैं या मिश्रित करते हैं, देखते हैं कि वह अलग अलग हो जाता है, जो पृथककारी कीप द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण की विधि में। एक प्लेट में लकड़ी का बुरादा, लोहे की कील और सुई लेते हैं। एक चुंबक को प्लेट के पास ले जाते हैं। उसमें हम क्या देखते हैं कि चुंबक में लोहे की कील या सुई चिपक जाती है, या लोहे का बुरादा यदि हम लेते हैं तो भी वह चुंबक से चिपक जाता है। उन्हें एक अलग प्लेट में एकत्रित कर लेते हैं ताकि बालू का बुरादा अलग बच जाता है, जिसे हम लकड़ी का बुरादा कहते हैं। अगर हम लकड़ी का बुरादा उस लोहे के बुरादे में मिलाएं तो लकड़ी का बुरादा भी अलग हो जाता है। इस प्रकार लोहे की वस्तुएं अलग कर ली जाती हैं। पृथक्करण की यह जो विधि होती है यह चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा बड़े बड़े कारखानों में रद्दी मिश्रण से लोहे के अवयवों को हम अलग कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि खास तौर से धातुओं के अलग करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, जो बड़े बड़े रद्दी चीजों से अलग की जाती है। अब बड़े बड़े इलेक्ट्रिक या विद्युत चालित चुंबक द्वारा, क्रेन द्वारा हम बड़े बड़े लोहे के चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा करके ले जाते हैं, जो क्रेन द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार जो चुंबक होता है, चुंबक भी कई प्रकार के होते हैं। यदि उनके पास लोहे का या लकड़ी का बुरादा रहे तो लोहे का बुरादा उस चुंबक में चिपक जाता है और लकड़ी का बुरादा शेष बच जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्य पदार्थों से जो मिश्रित होते हैं उनसे यदि चुंबक से जो आकर्षित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से लोहा, निकिल और कोबाल्ट युक्त जो पदार्थ होते हैं, वे चुंबक से आकर्षित होकर अलग हो जाते हैं। इनका प्रयोग मुख्य रूप से कई जगह कारखानों में किया जाता है, जैसा कि हम अन्य जगहों पर देखते हैं। खासतौर से यह उद्योगों में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है। धातुओं से अलग करने की यह एक मुख्य विधि है। यदि हम लोहा, चांदी, सोना, तांबा यदि रखें तो क्या देखते हैं कि लोहा उनसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।